यूपी से पकड़े गए 6 आतंकियों में से 2 की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की गई और सुनवाई के बाद दोनों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आतंकी जिशान और आमिर को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद दोनों को ही पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जहां इनके कनेक्शन को खंगाला जाएगा। आतंकी जिशान और आमिर को कोर्ट में पेश किया गया और गिरफ्तार बाकी 4 आतंकियों को रात में पेश किया गया था, जबकि इन दोनों को सुबह में पेश किया गया और अब इसे पुलिस कस्टडी में इन दोनों को भेज दिया गया है। दरअसल यूपी से 6 आतंकियों को पकड़ा गया है और इसी मामले में लगातार एटीएस की छापेमारी हम देख रहे हैं। जगह जगह पर छापेमारी करते हुए संदिग्धों को उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बड़ी जानकारी दे, जिशान और आमिर को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद वहां से इन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की ये कस्टडी होगी और इसमें तमाम सवाल किए जाएंगे, इनके नेटवर्क को खंगाला जाएगा। आतंकी जिशान और आमिर को कोर्ट में पेश करने के बाद अब पुलिस हिरासत में भेजा गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनवाई के बाद दोनों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इससे पहले कल देर रात 4 लोगों को पेश किया गया था, जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं। लगातार उस मामले में कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ रही है और इसी कड़ी में आपको बड़ी जानकारी दे कि आतंकी जिशान और आमिर को कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के बाद अब इन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। इनसे तमाम सवाल होंगे और इनके कनेक्शन को खंगाला जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए लखनऊ के मोहम्मद आमिर जावेद पर आरोप है कि उसके बैंक खातों से कई संदिग्ध लेन देन हुए। इनमें से ज्यादातर लेन देन 10 से 15 हजार रुपए के बीच के हैं। एटीएस ने ये पता भी लगाया कि जिन खातों में आमिर ने ट्रांजैक्शन किया वो किसके हैं और कहां के हैं, इस पर भी जानकारी एटीएस जुटा रही है। लेकिन आमिर के परिवारजनों का कहना है कि ये कारोबार से संबंधित सामान्य लेन देन है। मोहम्मद आमिर के भाई का कहना है कि आमिर एक फैक्ट्री में काम करने के साथ ही खजूर बेचने का कारोबार भी करता है। हालांकि एटीएस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को आमिर के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं और पेश है विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने आमिर के घर वालों से बातचीत की है। सुनते हैं। आमिर को एटीएस ने आतंकी गतिविधियों के शक में गिरफ्तार किया है और इस समय हम आमिर के घर पे हैं, जहां आमिर के दोनों भाई और उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूरा मामला जानेंगे, आखिर क्या वजह थी, क्या बात हुई, कैसे आमिर को एटीएस ले गई है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? असलम जावेद बेग। जावेद साहब, ये बताइए, आपके बेटे को एटीएस ने गिरफ्तार किया है जी, आपको क्या लगता है कि देखिए, उन्होंने अचानक छापा मारा है सुबह। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि जो है हमारे घर पे जो है छापा पड़ेगा या ऐसी कोई बात, क्योंकि हमारे बच्चे कोई इस तरह के है नहीं, कभी किसी इस तरह के काम में अपने काम से पढ़ाई की उसने, बड़े वाले ने, ये भी काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम अपना कुछ पॉकेट खर्च। बच्चे हैं आमिर के छोटे भाई? हाँ। क्या कह रहे थे एटीएस के जो लोग आए थे, वो क्या कह रहे थे कि आमिर को? मैंने पूछा कि आप किस बिना पे कैसे अंदर आए हैं, पहले हमको बताइए, आपके पास क्या कोई सर्च वारंट है वो बताइए, ऐसे नहीं आप ऐसे कैसे ले जाएंगे आप। हमने ये कहा, और ऐसे आप किसी घर में कैसे घुस गए? क्या कह के ले गए हैं आमिर को अपने साथ, और दोनों आपके बेटों को, तीनों को ले गए थे, क्या कह के ले गए थे? हमसे कुछ नहीं, हमारी बेटी ने कहा कि क्या बात है, हमने भी कहा था, तो बेटी को ही जवाब दिया कि अगर आपको हम बता देंगे तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, तो ये कहा उन्होंने। हमारे साथ आमिर के दोनों भाई भी हैं, अब्दुल्ला हैं साथ में, ये छोटे भाई हैं आमिर के। हम इनसे जानेंगे कि क्या एटीएस जब ले गई तो क्या आप साथ में थे, क्या कह रहे थे वो लोग? हाँ, सुबह 7 साढ़े 7 बजे जो जब ले गई है तो हम साथ में ही थे। सबसे पहले उन्होंने हम ही को गाड़ी में बिठाला, फिर उसके बाद हमसे छोटे वाले भाई को बिठाला गाड़ी में। फिर ले जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने हमसे जाँच पूछ की है, पूछने लगे कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो हमने उनको बताया कि हम पार्ट टाइम में जोमेटो में काम करते हैं। तो हमसे पूछताछ किया, कहने लगे कि अगर गलती नहीं होगी तो तुम लोगों को इज्जत के साथ वापस छोड़ दिया जाएगा। वैसे वो उसके बाद कहने लगे कि पहले उन्होंने बताया कि 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में तुम लोगों को तीनों को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 2 बजे छोड़ देंगे। फिर कहने लगा 8 बजे तक रोक रहे हैं ताकि तुम्हारे भाई की भी पूछताछ हो जाए, उसके बाद तीनों को छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ न्यूज़ वालों ने ऐसा दिखा दिया कि एकदम मतलब कि हम लोग हो ही गए, एकदम हम लोग टेररिस्ट हैं ही हैं,
ऐसा दिखा दिया। उसके बाद ये हो गया, कंफर्म हो गया कि हमारा भाई दाऊद के साथ मिला हुआ है, दाऊद के भाई के साथ मिला हुआ है। ये सब हम लोग ने न्यूज़ पे देख के ये सब समझे। लेकिन हम लोग एकदम बेकसूर हैं। हम लोग थोड़ा बहुत जो कमाते हैं वही खाते हैं, उसी तरह से रह रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों को कहाँ से कहाँ कनेक्शन हम लोग मिलाया जा रहा है। लेकिन ये तो कि ATS के कुछ ऑफिसर ने ये भी कहा कि कन्फ्यूज़न में तुम लोगों को ले आएँ। उसके बाद कन्फ्यूज़न के बाद वो एकदम कन्फर्म हो गया। अच्छा, आप भी आमिर के छोटे भाई हैं, जीशान से उसका संपर्क बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? कोई रिलेशन नहीं सर, जीशान नाम का कोई आदमी से रिलेशन नहीं है, ना हमारे रिलेटिव में आते, रिश्तेदारी भी नहीं है, ना जानने वाले, ना जो लोग बता रहे हैं कि जो है आपकी बहन के हस्बैंड है वो हमारी बहन के हस्बैंड भी नहीं है, ना हम उन लोग को जानते हैं। ये कहा जा रहा है कि वो जीशान जो है खजूर का कारोबार करता है और आमिर भी खजूर का काम कर रहा था साथ में। कोई भाई हमारे 4-5 महीनों से जो है खजूर का काम कर रहे थे, लेकिन जीशान नाम से रिलेटेड कोई नहीं था। उनका जो है खजूर आती थी दिल्ली से, खजूर से बॉक्स रखे हैं पीछे, सारे बॉक्स हैं यहाँ पे, खजूर आती थी उनको, ये काम उन्होंने शुरू किया था। वही खजूर पे जो खजूर लेते थे। असल में ये कन्फ्यूजन उन्होंने वहाँ में पता चली ATS में जाके, उन्होंने बताया था कन्फ्यूजन ये है कि पैसे जो होते हैं भाई से मंगाते थे वो कोई बहुत बड़ी लिमिट नहीं, जितनी खजूर होती है 10,000 15,000 ऐसी लिमिट की खजूर, इतने पैसे वो जो बैंक अकाउंट बताते थे उसमें अक्सर तो उन्हीं का अकाउंट रहता था। कभी कदार जो इधर उधर अकाउंट में उन्होंने कराया तो वही वो कह रहे थे कि संपर्क में उनके आप आ गए, इसीलिए गलती से उठाए। तो परिवार वालों का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, लेकिन अब जांच होगी, जांच के बाद क्या तस्वीरें सामने आती हैं उस पर नजर होगी हमारी। लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दें, संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने सही समय पर संदिग्धों को दबोचा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये सबके सामने है। हर व्यक्ति को पता है कि किस हिसाब से इनका चरित्र है, किस प्रकार से इनका व्यवहार है। वहाँ पर आज जो दिल्ली में कल जो टेररिस्ट को पकड़ा गया है, ये हमारे पुलिस की कामयाबी है। उन्होंने सही समय के ऊपर इन लोगों को दबोचा है। इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। और अब खबर आपको लखनऊ से बताएं, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बनकर लोक भवन में घुसने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल फर्जी तरीके से घुसे पवन और अतहर फारूकी को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर पंचम तल पर दोनों से गहन पूछताछ की और हजरतगंज पुलिस के हवाले दोनों को कर दिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बनकर ये लोक भवन में घुसने के फिराक में थे, लेकिन तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल फर्जी तरीके से ये दोनों घुस रहे थे और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और लखनऊ से आपको एक और बड़ी जानकारी दे, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल संभालेगी यूपी सचिवालय की सुरक्षा। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और सचिवालय समेत सभी संवेदनशील शासकीय दफ्तर की सुरक्षा अब यूपी SSF के हवाले होगी। सीएम योगी ने इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अब यूपी सचिवालय के सुरक्षा में लगेगी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो भी और भी संवेदनशील शासकीय दफ्तर हैं उनकी सुरक्षा भी इन्हीं के हवाले है। वहीं गाजियाबाद में जल शक्ति सिंचाई विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 150 करोड़ रुपए की जमीन कराई गई है कब्जा मुक्त और जल शक्ति सिंचाई विभाग की 8.89 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया गया है। बता दें आपको कि आने वाले दिनों में विभाग कई और जमीनों को कब्जा मुक्त करवा सकता है। अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई हम देख रहे हैं और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 150 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त करवा ली गई है। गाजियाबाद में जल शक्ति सिंचाई विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है और जानकारी इस बात की भी है कि आने वाले कुछ दिनों में विभाग कई और जमीनों को भी कब्जा मुक्त करवा सकता है। गाजियाबाद में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है। करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराने पर मंत्री महेंद्र सिंह ने बयान दिया, विभाग की कोई जमीन नहीं जाएगी, कोई भी जमीन छोड़ी नहीं जाएगी और साफ किया है उन्होंने कि आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। फूटा गाड़ता है तो लाठियां चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं और हमारे आपके डिपार्टमेंट की जमीन चली जाएगी और हम आप देखते रह जाएंगे।
कोई जमीन नहीं जाएगी और जितनी गई है सब वापस आएगी। एक भी जमीन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार की जमीन है, सरकार की संपत्ति हमारी आपकी संपत्ति है। जब तक हम आप हैं तब तक उसकी रखवाली करना, निगरानी करना और उस पर किसी प्रकार का कोई भी कब्जेदार आएगा तो उसको बैठने नहीं देंगे, करेंगे। बहुत दिन से ओखला में बहुत जमीन थी, विनोद ने पोस्टिंग हुई, अच्छा काम, अच्छा प्रयास, कोर्ट से लेकर के पुलिस तक दौड़ता रहे। हम लोगों ने भोर में 5 बजे रोहंग्या को बाहर किया, जमीन को खाली कराया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बुलडोजर चल चुका। चौथे की तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है, चिंता मत करिए, बहुत बड़ा संदेश आपको मिलने वाला है। और चलिए इस बीच आपको उन्नाव से बड़ी खबर बता दें। जिला अस्पताल में डेंगू के 30 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और सभी मरीजों को डेंगू वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी है। डेंगू के साथ टाइफाइड के 74 मरीज भी पॉजिटिव पाए गए। एक साथ रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप की स्थिति है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू के साथ ही टाइफाइड के 74 मरीज पाए गए, जिसके बाद अब हड़कंप की स्थिति है। बता दें आपको कि लगातार वायरल बुखार का कहर बढ़ते जा रहा है। एक साथ इतने लोगों की जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अब हड़कंप की स्थिति है। डेंगू वार्ड में इन तमाम लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उन्नाव से आपको लगातार बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिला अस्पताल में डेंगू के 30 लोग पॉजिटिव पाए गए। और अब कानपुर से आपको खबर दें, दबंगों ने एक परिवार को बुरी तरीके से पीटा है। बांस काटने से मना करने पर दबंगों ने मारपीट की और पीड़ित परिवार को दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया। ये तस्वीरें देखिए। मारपीट के दौरान महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और चौबेपुर थाने का ये मामला बताया जा रहा है। कचंतापुरवा गांव का ये पूरा मामला है। देखिए ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। दबंगों ने मारपीट की है। दरअसल बांस तोड़ने गए थे और उसी वक्त इन लोगों से मारपीट की और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने मारपीट की है। हालांकि इस मामले में अभी तक शिकायत नहीं दी गई है। दबंगों ने जमकर मारपीट की, महिलाएं भी थी और ये भी नहीं देखा गया कि इसमें महिलाएं शामिल हैं, बच्चियां शामिल हैं और जमकर मारा गया है। ये देखिए किस तरीके से महिलाओं को पीटा जा रहा है। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में फिर से विवादों में कबीर देव हॉस्पिटल आया है। इससे पहले भी ये हॉस्पिटल विवादों में रहा। मरीज के साथ तीमारदार से मारपीट की गई। मरीज के साथ आए तीमारदार के साथ मारपीट की गई है और एक्सीडेंट में घायल मरीज के साथ तीमारदार आया हुआ था, जिसके साथ मारपीट की गई। हॉस्पिटल के बाहर भी तीमारदार को धमकाते हुए अस्पताल के कर्मचारी दिखाई दिए। पुलिस ने एक्सीडेंट में घायल मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया था और पहले भी कई बार हंगामों की वजह से ये हॉस्पिटल विवादों में रहा है। ट्रांस यमुना कॉलोनी के सैयद चौराहे पर स्थित है कबीर देव हॉस्पिटल, जो इससे पहले भी विवादों में रहा और एक बार फिर से मारपीट के मामले में ये सुर्खियों में है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मरीज के साथ जो तीमारदार आए हुए थे उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और हॉस्पिटल के बाहर उन्हें धमकाते हुए कर्मचारी दिखाई दिए। मैनपुरी से अब आपको खबर बताएं। मैनपुरी के एक स्कूल में छात्रा के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी को तलब किया है। जांच टीम की स्वतंत्रता पर संदेह होने का तलब किया गया और कोर्ट ने एसआईटी टीम सदस्य को भी तलब किया। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी टीम स्वतंत्र नहीं लग रही, यानी कि दबाव लग रहा है और इसी को लेकर तलब किया गया है। जांच टीम की स्वतंत्रता पर संदेह की बात कही गई। कोर्ट ने एसआईटी टीम सदस्य को भी तलब किया है और कोर्ट ने टिप्पणी की कि एसआईटी टीम स्वतंत्र नहीं लग रही, दबाव है उस पर, इस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं और इसी मामले में तलब किया गया है। दरअसल मैनपुरी के एक स्कूल में छात्रा की फांसी लगाने का ये मामला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी को तलब किया है। जांच टीम पर संदेह जाहिर किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी किया कि एसआईटी की जो टीम है वो आजाद नहीं लग रही, वो स्वतंत्र नहीं लग रही। जांच को लेकर कोई दबाव है क्या, इसको लेकर अब कोर्ट ने तलब किया है।
तो मैनपुरी में एक स्कूल में छात्रा के फांसी लगाने के मामले में कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई और इसके साथ ही साथ जांच टीम को तलब किया गया। और अब बात नोएडा की, जहां सेक्टर 33 के आरटीओ ऑफिस में हंगामा देखने को मिला। यहां जितेंद्र चौहान नाम के एक शख्स ने खुद को बजरंग दल का जिला संयोजक बताकर अधिकारियों से अभद्रता की। जितेंद्र चौहान ने अधिकारियों को हाथ तोड़ने की धमकी दी। आरटीओ ऑफिस की तरफ से सेक्टर 24 थाने में अब लिखित शिकायत दे दी गई है। देखिए, जब जितेंद्र चौहान वहां पर पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है। आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों को वो धमकाते हुए दिखाई दिए, उनके साथ अभद्रता की गई और इसकी शिकायत कर दी गई थाने में। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। अभी आरसी के लिए आए थे ना, फिटनेस के लिए कमरा नंबर 3 मिली तो वहाँ भी मिले, आपसे मिलने आए तो अपराध कर दिया। यार जानते नहीं है क्या तुम्हें? तरीका गलत है। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं, गलत तरीका। और अब आपको बरेली से खबर बताएं। बरेली में ऑफलाइन क्लासेस के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। अभिभावकों ने डीएम से निजी स्कूलों की शिकायत की है। अभिभावकों को कोरोना का डर लग रहा है और कोरोना की वजह से अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। बरेली में 11 लोग एक दिन में कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद से अभिभावक बेहद परेशान है। ये तस्वीरें देखिए, स्कूल के बाहर लोग पहुंचे हुए थे और निजी स्कूलों की शिकायत की गई। ऑफलाइन क्लासेस को लेकर ये मोर्चा बंदी देखने को मिली। पेरेंट्स पहुंचे थे स्कूल के सामने, उन्होंने गुहार भी लगाई कि बच्चों की क्लासेस बंद कर दी जाए, क्योंकि बरेली में 11 लोग पॉजिटिव पाए गए एक दिन में, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं। अपने बच्चों के लिए वो फिक्रमंद हैं और इसी बात को लेकर वो स्कूल पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। पहले तो अभिभावक तैयार हुए कि उनके बच्चे स्कूल जा सकें, जो तय मानक है कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए क्लासेस दी जा रही हैं, उसके लिए वो तैयार हुए। लेकिन जब एक बार फिर से मामले सामने आने लगे हैं, कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में अभिभावकों का डरना भी लाजमी है। हालांकि अब स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई है। अभिभावकों ने डीएम से स्कूल प्रबंधन की शिकायत की है, निजी स्कूलों की शिकायत की गई है डीएम की तरफ से, और डीएम की तरफ से अब क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। आपको बताएं कि बरेली में 11 लोग एक दिन में कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और ऐसे में अब अभिभावक बेहद डरे हुए हैं।